स्टूडेंट्स, आज हम फिर सेल बायोलॉजी पढ़ने के लिए तैयार हुए हैं और आपसे चर्चा करते हैं। सेल बायोलॉजी में सेल वॉल की स्ट्रक्चर मैं आज पढ़ाना चाहता हूँ आप लोगों को। और सेल वॉल स्ट्रक्चर में कोशिका जो भित्ति होती है उनको निम्न हेडिंग्स में आप पढ़ सकते हैं। एक तो मध्य पटलिका जिसको मिडिल लेमिना बोलते हैं, एक प्राइमरी वॉल, दूसरा सेकेंडरी वॉल और तीसरा टर्शरी वॉल। इस तरह से चार भाग इसके हो गए, मध्य पटलिका, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और टर्शरी वॉल। तो मध्य पटलिका ये पौधों में कोशिका भित्ति की सबसे बाहर की परत होती है और दो आसन्न कोशिकाओं को जोड़े रखती है। जो एडजेसेंट सेल्स होती हैं उनको जोड़े रखती है। मूल रूप से ये पैक्टिक पदार्थों की बनी होती है तथा स्टेन्स करें तो ये कोशिका भित्ति के अन्य अवयवों से भिन्न होती हैं। इसे प्रबल अम्लों द्वारा घोला जा सकता है। इसकी खास बात यह है कि अम्लों में घुलनशील है। दूसरा आता है प्राइमरी वॉल। तो प्राइमरी वॉल की बात करते हैं हम लोग, तो मध्य पटलिका के दोनों ओर जो पाई जाने वाली परत होती है वो वॉल लेयर्स की बनी होती है, भित्ति पटलिकाओं की बनी होती है। तो मध्य पटलिका की दोनों ओर पाई जाने वाली परतें स्पष्ट रूप से दो अलग अलग आसन्न कोशिकाओं की अंग होती हैं। इसको द्वितीयक भित्ति से पृथक पहचानना कठिन है क्योंकि धीरे धीरे द्वितीयक भित्ति में विलीन हो जाती है और प्रारंभिक और द्वितीयक भित्ति के बीच मुख्य पहचान ऑन्टोजेनी के आधार पर ही होती है। भित्ति व्रत एक ब्रांच होती है जिसमें ऑन्टोजेनी करके उस कोशिका के संरचनात्मक तत्वों को अध्ययन करके पता लगाया जाता है। क्योंकि प्रारंभिक भित्ति जो होती है वो जन्म द्वितीयक भित्ति से पूर्व होता है और प्रारंभिक भित्ति द्वितीयक भित्ति की तुलना में पतली भी होती है। इसलिए इसकी भेदन करना मुश्किल हो जाता है। अब आता है द्वितीयक भित्ति या सेकेंडरी वॉल। इसमें जो निक्षेपण होता है, डिपोजिशन होता है, तो प्रारंभिक भित्ति के बाद डिपोजिशन होता है भित्ति में और ये काफ़ी मोटी और कई परतों की बनी होती है। यहाँ तक एक जो कोशिका भित्ति के परिपक्व होने पर उसमें द्वितीयक भित्ति ही दिखाई देती है और इसी भित्ति द्वारा कोशिका का आकार बनता है और अन्य प्रकार की कोशिकाओं को यांत्रिक शक्ति देती है। यदि उदाहरण के लिए देखें तो कॉनिफर की जो प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म में कॉनिफर पौधों की जो वाहिनिकाएँ होती हैं, ट्रैकिड्स में ये भित्ति 3 परतों में विभक्त हो जाती है और इन परतों को क्रमशः S1, S2 और S3 कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रारंभिक भित्ति इतनी पतली हो जाती है कि उसे आसानी से मध्य पटलिका से पृथक नहीं पहचाना जा सकता। इस भित्ति की 3 परतों के बीच वाली S2 परत अन्य परतों की अपेक्षा अधिक मोटी होती है। अब आता है टर्सरी वॉल और टर्सरी वॉल में यह भित्ति कभी कभी ही पाई जाती है और द्वितीयक भित्ति से अंदर की ओर होती है। वास्तव में ये एक रिड्यूस प्लाज्मा जो होती है, रिड्यूस प्लाज्मा होती है के सूखे हुए अवशेष का अस्तर होती है। यद्यपि इस तृतीयक भित्ति की जो कोशिका भित्ति का भाग कहा जाना विवादास्पद है और तथापि प्रारंभिक भित्ति के कुछ लक्षण इसमें पाए जाते हैं। यदि कोशिका प्लेट की बात करें, सेल प्लेट की बात करें, तो उसकी उत्पत्ति कोशिका भित्ति की एक व्यक्तिवृत्तीय अवस्था ऑन्टोजेनिक स्टेज के लिए किया जाता है। कोशिका भित्ति की कोशिका प्लेट से ही बनती है। कोशिका भित्ति भी कोशिका प्लेट से ही बनती है और कोशिका विभाजन के अंतर्गत सूत्री विभाजन माइटोसिस जो होता है उसके पश्चात 2 संतति कोशिकाएं डॉटर सेल्स जो बनती हैं उनके बीच की रचना होती है। नई कोशिका भित्ति का निर्माण फ्रैग्मोप्लास्ट यानी कि फ्रैग्मा मीन्स फेंस या बाड़ लगाना और सेपरेशन तो फ्रैग्मोप्लास्ट बनता है। विभाजित होती हुई कोशिका के विषुवत रेखीय
तल के क्षेत्र में पार्श्व दृश्य में फ्रेगमोप्लास्ट एक ढोलाकार प्लाज्मा बॉडी के रूप में प्रकट होता है। इसी फ्रेगमोप्लास्ट से होकर तर्कु तंतु स्पिंडल फाइबर्स दोनों ध्रुवों पर पहुंचते हैं। ये तर्कु तथा प्लाज्मा जो होती है वो धीरे धीरे चपटे होकर के बाइकॉन्वेक्स या द्विउत्तल लेंस का आकार धारण कर लेते हैं। कोशिका प्लेट और फ्रेगमोप्लास्ट के बीच वह मुख्य अंतर होता है और फ्रेगमोप्लास्ट से ही कोशिका प्लेट का निर्माण होता है और कोशिका प्लेट के अंत में कोशिका भित्ति को बनाती है। कोशिका प्लेट के जो डेवलपमेंट होता है उसमें गोल्जी बॉडी का महत्वपूर्ण योगदान होता है और इसके बाद कोशिका प्लेट वृद्धि करके मात्र कोशिका भित्ति से संलग्नित हो जाती है। इस अवस्था में कोशिका प्लेट में 3 परतें होती हैं, जिनसे एक परत केंद्रीय मध्यपटल बनती होती है और 2 शेष जो होती हैं वो दोनों प्रारंभिक भित्तियाँ बनाती हैं। इन प्रारंभिक भित्तियों का निर्माण कोशिका प्लेट में पेक्टिन के अंतर्भरण इम्प्रेग्नेशन से के कारण होता है। तो एक और शब्द आता है प्लाज्मोडेस्माटा, आपने खूब सुना है, ग्रीक वर्ड है डेस्मेटा और प्लाज्मोडेस्माटा ग्रीक वर्ड है और रिबन या फीता लिगामेंट स्नायु एक वचन प्लाज्मोडेस्मा होता है, से परिचित होना आवश्यक है। तो प्लाज्मोडेस्मा तो अपन बात कर रहे थे प्लाज्मोडेस्माटा की। तो प्लाज्मोडेस्माटा जो ग्रीक शब्द होता है डेस्मोस, उसका मतलब होता है रिबन या फीता या फिर उसको कह सकते हैं लिगामेंट स्नायु, और इसका एक वचन देखें तो प्लाज्मोडेस्मा। प्लाज्मोडेस्मा की उपस्थिति को हम प्रदर्शित करते हैं वो बहुत कठिन काम है, परंतु ये स्थलीय पौधों के जो ऊतकों में पाए जाते हैं और प्लाज्मा जोड़ों के रूप में कोशिका भित्तियों से गुजरकर एडजेसेंट जो सेल्स होती हैं, आसन्न कोशिकाएं जो होती हैं, उसमें प्रवेश कर जाते हैं। ये अशाखित संरचनाएं होती हैं जिनकी उत्पत्ति कोशिका द्रव्य में होती है। यदि हम क्रॉस सेक्शन देखें तो एक प्लाज्मोडेस्मा एक यूनिट मेम्ब्रेन का बना होता है जो एक दूसरे से ग्राउंड प्लाज्मा की एक महीन परत द्वारा अलग रहती है। तो प्लाज्मोडेस्माटा जब सामूहिक रूप से भित्तियों द्वारा बने गड्ढों में पाए जाते हैं तब ये गर्त या पिट्स कहलाते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि प्लाज्मोडेस्माटा की उत्पत्ति अंतःप्रद्रवी जालिका भाग लेती है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा पिट्स या ये प्लाज्मोडेस्माटा बनते हैं। तो इस तरह से आपको सेल वॉल का जो कंपोजिशन है वो पता लगा। इसके आगे वाले वीडियो में अपन लेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। अभी इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।